हाँ भाई, तो आज हम क्लास एनपीओ आगे कंटिन्यू करेंगे। एनपीओ में हमने लास्ट क्लास में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीखा था और सब्सक्रिप्शन में हमने सीख लिया था कि किस तरीके से हम लेजर्स बनाएंगे। कहाँ गया वो? हाँ, हमने सीखा था कि इन सब्सक्रिप्शन क्या एक इनकम है। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो असेट होती है, और इनकम अगर एडवांस मिल गया तो हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है। एडवांस असेट का ओपनिंग बैलेंस ऐसे होता है, क्लोजिंग ऐसे होता है, और लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग इस तरीके से होता है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारा सब्सक्रिप्शन कुछ ऐसा बनता है कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग डेबिट में, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्रेडिट में, एडवांस एट द बिगिनिंग क्रेडिट में, एडवांस एट द एंड डेबिट में। फिर जितना भी सब्सक्रिप्शन में रिसीव हुआ है वो डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, और जो फाइनल इनकम फॉर द ईयर होनी चाहिए वो हमारा डेबिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड हमने एक सवाल भी अपने पास पिक किया था। ठीक है, तो आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन, और 3 भी। आओ इसको पिक करते हैं। तो पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सक्रिप्शन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सवाल कह रहा है हमें कंप्यूट करना इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि आपको निकाल के देनी है ये वाली फिगर, इनकम एंड एक्सपेंचर वाली फिगर। अगर वो कहे यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कैश रिसीव फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, तो वो कहना चाह रहा है ये वाली फिगर। ठीक है, चलो। तो कह रहा है 31 मार्च 16 पे हमें फिगर निकाल के बतानी है कितनी है, और शो करना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। तो देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 15 की दे दी, 31 मार्च 16 की दे दी, रिसीव्ड एडवांस 15 और 16 दोनों की दे दी, यानी कि ये ओपनिंग फिगर्स हो गई, ये क्लोजिंग फिगर्स हो गई। और नेक्स्ट बता दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। हमसे क्या कह रहा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ और इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन बताओ कितना होगा। आसान है, आज जल्दी शुरू करते हैं। इसी में बना दूं क्या मैं? मेरे पास फॉर्मेट बन रखा है, तुम जल्दी से फॉर्मेट बना लो एक बार। कर लिया? आ जाओ, बस फॉर्मेट ही बनाना था और कुछ नहीं करना था, बाकी सब लिखते चलेंगे। अब देखो क्या रहा है 31 मार्च 15 के बैलेंसेस, 31 मार्च 16 के बैलेंसेस। हमें इनकम निकालनी 31 मार्च 16 की, यानी कि हमारा करंट ईयर है 2015-16 और प्रीवियस ईयर है हमारा 14-15, और नेक्स्ट ईयर है हमारा 16-17। इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 15 के बता रहा है, मतलब ये यहाँ की फिगर बता रहा है। 31 मार्च 15 इधर फॉल करेगा, तो ये ओपनिंग की फिगर बता दी आउटस्टैंडिंग 20,000। कहाँ डालें? डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से डाल दो यहाँ पे 20,000। फिर उसने इसी दिन पे 31 मार्च 15 पे ही बता रहा है कि रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन था 30,000। तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है, और ये 31 मार्च 15 की यानी कि इस साल की है, तो ये पिछले साल का फिगर कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो 30,000 आ जाएगा हमारा इधर। आगे फिर 31 मार्च 16 पे क्लोजिंग में बताया 40,000 रुपये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक असेट है। असेट क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 40,000, और 20,000 आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि ये 2016 की बता रहा है, मतलब ये नेक्स्ट ईयर के लिए बता रहा है। हमारे पास फिगर है एडवांस में 20,000, तो ये आ जाएगा इधर बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट सवाल ने बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख। तो रिसीव्ड वही होगी जो कैश में मिली, तो यानी कि कैश या बैंक या रिसीव पेमेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 लाख, तो डिफरेंस आ जाएगा 1,30,000। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारा यहाँ से बन गया। सवाल ने सिर्फ इतना ही नहीं बोला था, सवाल ने और भी चीज़ बोली थी। क्या कह रहा था? कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन,
यानी कि वो कह रहा है ये निकालना है, हम निकाल दिया, बस आंसर निकाल नीचे लिख देंगे। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर इज 1,30,000। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर is 1,30,000। ठीक है, चल तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 आर। तो 2016 पे जो हमारा साल खत्म हो रहा है उसकी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इतनी है, 15 की इतनी मिली, 16 की इतनी मिली और 17 की इतनी मिली। ये सब रिसीव्ड है। इसको ये मत मान लेना कि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग या नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर एडवांस मिला था। कह रहा है ये रिसीव्ड है इस साल 31 दिसंबर 16 पे। ठीक है, आगे देर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। 450 मेंबर है और हर मेंबर 50 रुपये की सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है। तो कंपनी को एनपीओ को इस साल कितनी इनकम होनी चाहिए सब्सक्रिप्शन से? 450 इंटू 50 यानी कि कितना? 22,500 ये होनी चाहिए जो उनको इस साल इनकम रिसीव होनी चाहिए। हो ही ना हुई अलग बात है, मतलब मिलनी उनको इतनी चाहिए। आगे ₹450 इन अरियर्स फॉर 2015 एट द बिगिनिंग 2016। तो कह रहा है 450 अरियर्स है। अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग थे, पेंडिंग चल रहे थे, कब के? 2015 के, और ये 2016 के बिगिनिंग में हमारे पास चलते हुए आ रहे हैं। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल्सो शो द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो कह रहा है इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी जानी चाहिए वो बताओ। दूसरा ट्रीटमेंट दिखाओ, किस तरीके से दिखाया जाएगा ये। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वही बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मैं यही फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कर लिया? आओ, तो कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये फिगर किसकी है? कैश बैंक या रिसीट्स एंड पेमेंट्स। कह रहे 2015 के इतने मिले, 16 के इतने मिले, 17 के इतने मिले। एक ऑप्शन तो ये है कि सबका टोटल करो और कैश एंड बैंक में लिख दो, बट बेटर प्रेजेंटेशन रहेगी कि इसको ईयर वाइज ही ब्रेकअप दिखाओ, क्योंकि इससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी आगे के लिए। अभी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कैसे बनेगी, बट बेटर क्या है अलग अलग दिखाए। तो 2015 के 400, 2016 के 21,100 और 2017 के 800। ठीक है जी, आगे देर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। 450 मेंबर है, हर मेंबर से 50 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि 22,500 की इनकम हो जानी चाहिए। हुई ना हुई, मिली या नहीं मिली अलग बात है, बट हो जानी चाहिए। तो ये कौन सी फिगर है हमारी? ये फिगर कौन सी है इनमें से? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, जो इस साल मिल जानी चाहिए। तो मिली या नहीं मिली दैट इज़ अ डिफरेंट केस। तो 450 मेंबर हैं और हर एक मेंबर से 50 रुपये की सब्सक्रिप्शन मिलनी है, यानी कि 22,500 हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। आगे कह रहा है ₹450 वॉज इन अरियर्स फॉर 2015 एट द बिगिनिंग 2016। 450 रुपये अरियर्स हैं, आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं पिछले साल से। तो कहाँ डालें? बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड वाला? डेबिट साइड वाला। 50 क्या? अब ये कह रही है हिमानी कि सर 50 रुपये ही तो बच गए, 400 450 में से 400 तो मिल गए,
ये कह रही है, तो यहाँ तो 50 लिखो। अरे नालायक, साल की शुरुआत में कितने पेंडिंग थे? 450 ना, तो 450 ही लिखेगी। फिर साल के दौरान 400 मिले, कितने रह गए अब? 50। वो ईयर एंड पे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये पिछले साल के मिलने थे, उसमें से ये मिल गए, इसलिए मैंने कहा था अलग अलग दिखाओ, तुम्हें दिखाई देगा कि 450 मिलने थे पिछले साल के, इसमें से 2015 के 400 मिल गए, तो 50 आउटस्टैंडिंग। फिर 2016 के कितने मिलने थे? 22,500। 22,500 में से जो करंट ईयर के हैं कितने मिल गए? 21,100। तो कितने रह गए? 1,400। यह आया समझ? तो 450 में से 400 और 22,500 में से 2100, तो जो बैलेंस बच गया वो हमारा रिसीव नहीं हुआ, 1450। ठीक है, और ये 2017 का पैसा अभी मिल गया 800 रुपये, तो ये क्या है हमारे लिए? रिसीव्ड इन एडवांस है और एंड ऑफ द ईयर है। कहाँ डालें? क्रेडिट साइड, किस नाम से? एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे आएगा 800 रुपये। ठीक है, अभिषेक के तो आया नहीं समझ, कह रहा ये क्या पढ़ा दिया भैया जी। हाँ, तो बस क्लास छोड़ेगा तो यही होगा। अच्छा, तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर इज 22,500। सवाल ने कहा था निकालो, तो ठीक है जी, आंसर में देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो मार्क्स कटेंगे। सब कुछ कर दो पर सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मार्क्स कटेंगे, चाहे 1 नंबर ही कटे, बट कटेगा ज़रूर। तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर इज 22,500। आगे लिखना चाहे तो लिख दो विच इज़ टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि सवाल ने ये भी चीज़ पूछी थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना जाएगा, तो आगे लिख सकते हो विच इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब सवाल सिर्फ इतने पे नहीं रुका था, सवाल ने बोला था आगे क्या, शो द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो दोनों में हमें दिखाना है इसका ट्रीटमेंट, तो छोटे छोटे ट्रीटमेंट बना देते हैं जो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट छोटा सा बनाना, ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत बड़ा बना दिया मैंने, तो छोटा ही बनाना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये वाली साइड जो होती है हमारी कौन सी होती है? एक्सपेंडिचर वाली। ये है हमारी इनकम। तो यहाँ पे जितना भी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में वो आ जाएगा, यानी कि 22,500। नॉर्मल कॉमन सेंस है, सब्सक्रिप्शन में डेबिट हो रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। सवाल ने साथ साथ बोला कि शो द ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट हमें दोनों दिखा देते हैं फॉर सेफ्टी सेक। इन चीज़ों को पता नहीं, ये कहे कि आपने तो सिर्फ करंट का दिखा दिया, प्रीवियस का भी दिखा देते, तो इसलिए हम सेफर साइड में दोनों चीज़ें दिखा देंगे एक साथ ही। ठीक है, तो बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट दिखा देंगे। हम क्या करेंगे ना, कॉलम बना देंगे दो, एक पिछले साल का एक अगले साल का, मतलब करंट ईयर का। तो बैलेंस शीट 31 मार्च 15 की, 31 मार्च 16 की। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 2015 का ये वाला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये बैलेंस शीट में बताओ कहाँ जाएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो ये वाला है, ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? असेट साइड, लायबिलिटी साइड? है रिसीव्ड इन एडवांस तो असेट होती है। बहुत बढ़िया, लगाना ज़रा इसके कान पे एक।
लेकिन हाँ, अब जब पता चलेगा कि अभी पड़ेगी तो लेकिन पूरा तो करने दो मुझे मेरी बात, ऐसे थोड़ी होता है। देखो 2015 का जो हमें मिला था वो पिछले साल का मिला है, इस साल का नहीं मिला है, ठीक है। तो ये 400 भाई हमारा कहीं नहीं जाएगा। फिर 2016 के हमें 21,100 मिले, ये भी करंट ईयर का है, ये भी कहीं नहीं जाएगा। ये पैसा 2017 का मिल गया है, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है, ये 800 रुपये हमारे पास लायबिलिटी में जाएगा। कौन से साल, इस साल या पिछले साल की बैलेंस शीट में? 2016 जो करंट ईयर वाला है। अच्छा 31 दिसंबर है, मैंने मार्च लिख दिया। 31 दिसंबर 15। सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल जाए तो असेट नहीं है, लायबिलिटी है, काम पूरा नहीं करा हमने। 400 आउटस्टैंडिंग नहीं है, 450 आउटस्टैंडिंग है। तो वो जब फिगर आएगी एक्चुअल वाली लिखोगे ना, यहाँ 400 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, एडवांस सब्सक्रिप्शन तो 2016 में हमें अगले साल के 800 रुपये मिल गए, हमारे लिए लायबिलिटी है। आगे 450 मेंबर्स है, हर एक मेंबर से 50 रुपये मिलने हैं, इसको कहाँ डालेंगे? इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये इनकम एंड एक्सपेंचर की फिगर है। आगे 450 वॉज इन अरियर्स फॉर 2015 एट द बिगिनिंग 2016, कहाँ डालें? 450 रुपये अरियर्स में है, मतलब मिलना था नहीं मिला, कहाँ डालें? असेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन से साल में लिखूं? 31 दिसंबर 15 या 16? 15। पिछले साल का पैसा है, पिछले साल बैलेंस शीट में असेट दिखाया होगा 450। बाकी हमें आगे की फिगर्स यहाँ से निकालनी पड़ेंगी। अब देखो 450 ओपनिंग बैलेंस हमने पोस्ट कर दिया, 800 रुपये क्लोजिंग बैलेंस, 800 रुपये देख लो वो हमारे पास बैलेंस शीट में पोस्ट हो गया। फिर ये 1450 ये वाला रह गया, कहाँ डाले? 1450, ये मतलब क्या है इसका? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, कहाँ डालें? एंड में। बहुत बढ़िया, आपको नहीं पता, ये इधर आ जाएगा। ईयर एंड पे इतना पैसा मिलना रहता है, तो ये ईयर एंड पे, करंट ईयर के एंड पे हमारे लिए एक असेट बन गया 1450। 450 पिछले साल का था, 400 मत लिख देना यहाँ पे, बस इतना ही काम था, ठीक है। चलो अब अपने पास आगे करेंगे हम, अब तो सवाल शुरू हो रहे हैं ना। आई थिंक ये ना जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये थोड़ा सा गलत है, इसको काट रहा हूँ मैं, इसको मत करना, इसमें कुछ गलती है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट पर बनाने वाला सवाल है। तो इसको करने से पहले हमें कुछ चीज़ें अपने पास लिखनी है, तो सब लोग अपने पास हेडिंग डालो, प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। लिखो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ इंक्लूड, फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ इंक्लूड, अब नीचे बना पॉइंट नंबर ए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पॉइंट नंबर बी, receipts and payments account, receipts and payments account, point number C, balance sheet at the end of the year, balance sheet at the end of the year,
और फोर्थ पॉइंट, बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आगे नीचे एक नोट लिखो, नोट, बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बैलेंस शीट at the beginning of the year is prepared only if capital fund is missing in the question, only if capital fund is missing in the question। आगे नीचे लिखना शुरू करो, नोट खत्म हो गया, अब नीचे लिखना शुरू करो। ऑल द बैलेंसेस गिवन इन, ऑल द बैलेंसेस गिवन इन टैलीड अकाउंट्स should be posted once, should be posted once। Full all the adjustments should be posted twice, all the adjustments should be posted twice। Full receipts and payments account is prepared, receipts and payments account is prepared only if required in the question, only if required in the question। Next paragraph, if NPO has any trading activity, if NPO has any trading activity, then such trading activity should be reported in a separate trading account, should be reported in a separate trading account। तो एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। लिख लिया? आगे नीचे लिखो, सच प्रॉफिट और लॉस विल बी ट्रांसफर्ड, सच प्रॉफिट और लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पूछा देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी कैन बी
कैंटीन, कैंटीन, कॉमा बुक शॉप, कॉमा स्पोर्ट शॉप, कॉमा यूनिफॉर्म शॉप। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। एंट्रेंस फीस कैन आइदर बी कैपिटलाइज्ड, entrance fees can either be capitalized or transferred to income and expenditure account, or transferred to income and expenditure account. Next paragraph. Donations will be capitalized donations will be capitalized if required in the question, if required in the question, अच्छा आगे लिखो। कैपिटलाइज्ड मीन्स shown in the balance sheet as liability, shown in the balance sheet as liability. Next, asset account will be prepared, asset account will be prepared if it has adjustments, if it has adjustments. Or next, expenses account may be prepared if required, expenses account may be prepared if required. मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ एक्सपेंसेस अकाउंट को, उसको कॉपी कर लेना। कर लिया? क्या ये अकाउंट देखा देखा सा लग रहा है? क्या कौन सा कहाँ से देखा हुआ लग रहा है? सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन याद करो हमारे लिए एक इनकम था, तो ये है कि एक्सपेंस। तो जो चीज़ें इनकम में डेबिट हो रही होंगी वो यहाँ पे क्रेडिट, और जो वहाँ क्रेडिट हो रही होंगी वो यहाँ पे डेबिट। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में क्या लिखते थे हम? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। नालायक कौन बोला एंड? यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पर ये अब एक्सपेंस अकाउंट है, तो आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? क्रेडिट साइड पे। तो फिर आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहाँ पे होगा? डेबिट साइड पे। बैलेंस कर डाउन। तो फिर ये कौन सी फिगर होगी? एडवांस एट द बिगिनिंग। और ये एडवांस एट द एंड।
बैंक में क्या लिखे हैं? यहाँ पे जब बैंक लिखते थे तो कौन सी फिगर होती थी? जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। यहाँ पे जो एक्सपेंस रिसीव हुआ है, बहुत बढ़िया, एक्सपेंस भी अब तुम रिसीव करने लग गए हो, है ना? एक्सपेंस भी रिसीव करते हैं ना, तो ये एक्सपेंस पेड है। और ये है बैलेंसिंग फिगर, बहुत बढ़िया। एक्सपेंस फॉर द ईयर, जो इस साल का खर्चा है, पे करा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आ जाओ। तो हमने अपने पास एक थोड़ी सी थ्योरी लिखी है फाइनल अकाउंट्स की। तो एक एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स मेजरली 3 ही होते हैं। कौन सा? एक होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है वो एक तरीके से कैश अकाउंट है, या कैश बुक कह लो। कैश अकाउंट भी हमें बनाना आता है, कैश बुक भी बनाना आता है हमें। ठीक है, तो वही है, बस कैश बुक में फ़र्क क्या होता है, तुम वहाँ पे कॉलम बनाते हो, एक कैश का, एक डिस्काउंट का और एक बैंक का। ठीक है, यहाँ पे सब मर्ज हो जाता है, बस यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम नहीं होता, डिस्काउंट की चीज़ें नहीं आती, कैश की और बैंक की कंबाइन होकर आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? जो हमने ट्रेडिंग एंड P&L बनाना सीखा था, ये वही है, ट्रेडिंग एंड P&L है एक तरीके का, बट हल्का सा चेहरा बदल के आ गया, मास्क लगा के आ गया, और चीज़ें हल्की हल्की डिफरेंट होगी। इसमें से ट्रेडिंग एंड P&L में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स आता था, वो नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ज़्यादा रिजेंबल करता है P&L को। ठीक है, क्योंकि P&L के अंदर आप क्लोजिंग स्टॉक ये सब नहीं डालते थे, P&L में लास्ट में आप सीधे सीधे क्या डालते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे या नेट लॉस निकालते थे। तो काइंड ऑफ इसमें भी ऐसा ही है, बट इसके अंदर फ़र्क क्या है, क्योंकि एक एनपीओ है तो इसके अंदर प्रॉफिट या लॉस तो आएगा नहीं। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा प्रॉफिट होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम? इसके अंदर अगर प्रॉफिट होगा तो उसको बोलेंगे हम सरप्लस, और अगर इसमें लॉस होगा तो उसको बोलेंगे हम डेफिसिट। इनका एक दूसरा नाम भी होता है, दूसरा नाम क्या होता है सरप्लस का? क्या होता है? मैं अपना पूछा, मुझसे पूछ रही तुम। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये 1 मार्क में आ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ट्रू फॉल्स में आ सकती हैं। लॉस, सॉरी डेफिसिट क्या बोल सकते हैं हम? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, ये 1 मार्क में पूछा जा सकते हैं तुम लोगों से। आगे तो चलो जी, ये तो हो गया। अब लास्ट है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिल्कुल वैसी बनती है जैसे तुमने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वाले चैप्टर में सीखा था, फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में सीखा था, वैसी बनती है। ठीक है, अब सवाल में कभी कभी हमें पिछले साल की भी बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती है, अगर देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है, पर और मोस्टली सवालों में ऐसा ही होगा, क्योंकि वो तुमसे चाहते हैं कि तुम प्रीवियस बैलेंस शीट भी बनाओ। तो प्रीवियस बैलेंस शीट हमें कब बनानी पड़ेगी? अगर, हाँ सही बोल रही, बोल, हाँ, जब क्वेश्चन में कैपिटल फंड मिसिंग होगा हमारा, यानी कि जनरल फंड या कॉर्पस भी बोलते हैं उसको, अगर वो सवाल में नहीं है तो हमें बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि आप करंट ईयर की बैलेंस शीट विदाउट कैपिटल फंड बना नहीं सकते। जो करंट ईयर बनानी है उसके लिए क्या चाहिए? कैपिटल फंड चाहिए, वो आपके पास है नहीं, तो फिर आपको इसलिए पुरानी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, नहीं तो आप करंट की बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे। तो ये बात मैंने नोट्स में लिखवा दी है। तो तुम्हें सवाल में बहुत ध्यान से देखना है कि सवाल में ज़्यादातर तुम्हारे पास एक ट्रायल बैलेंस होगा।
अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है कैपिटल फंड तो बढ़िया, वैसे ट्रायल बैलेंस कम गिवन होगी, ट्रायल बैलेंस ज़्यादातर गिवन होगी फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में, ठीक है। अगर दे दी, जो कि 1-2 सवालों में मिल जाएगी तुम्हें, तो फिर हम ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। या फिर अगर सवाल ने खुद ही ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी तो क्या हम बेवकूफ़ है जो दोबारा बनाएंगे? नहीं। कुछ बेवकूफ़ तब भी होते हैं, कुछ बेवकूफ़ लिटरली बता रहा हूँ तब भी बना देते हैं कि बैलेंस शीट बनानी होती है, हमने तो सीखा है ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो वो एज इट इज़ ओपनिंग सवाल वाली चिपका के रहते हैं। अरे वो इसलिए दिए ताकि तुम्हें कैपिटल फंड मिल जाए और तुम अपना सीधी क्लोजिंग बैलेंस शीट पे कूद पड़ो, ठीक है। तो ये 4 खाते हैं हमारे। ज़्यादातर सवाल, अब सवाल देख लो कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चंस हमारे पॉसिबल क्या क्या है इसके अंदर। तुम्हें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या हो सकता है? तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो सकता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट प्लस कुछ एडजस्टमेंट्स, ठीक है। और सवाल तुमसे मांगेगा क्या? सवाल तुमसे कहेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। दूसरा सवाल पॉसिबल क्या है? सवाल तुम्हें देगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एडजस्टमेंट्स, और बदले में क्या कहेगा, क्या बनाओ? रिसिप्ट नहीं, रिसीट, रिसीट एंड पेमेंट प्लस जो भी बैलेंस शीट्स हैं ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, ठीक है। और तीसरा पॉसिबल सवाल क्या है? सवाल तुम्हें देगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स प्लस कुछ एडजस्टमेंट्स भी, और तुमसे मांगेगा क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। यहां पे भी वो मांग सकता है वही ओपनिंग और क्लोजिंग वाली, इसके अंदर भी ओपनिंग और क्लोजिंग वाली। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो कर लो, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। करना है किसी को? किसी को करना है तो कर लो, नहीं तो फोटो खींचनी है फोटो खींच लो, जल्दी करो जो भी करना है, ठीक है। आ जाओ जी। तो एक सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ मॉडर्न टेनिस क्लब एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2016 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो 2 चीज़ मांग रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। दिया सवाल ने क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीप्ट नहीं, फिर से रिसीप्ट ही बोल रहे हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। अब इसके अंदर भी ध्यान रखना, हमने वैसा ही रूल फॉलो करना है जो हम फाइनल अकाउंट से फॉलो करते हैं। अगर कोई भी चीज़ टैलीड अकाउंट में है तो टैलीड अकाउंट की पोस्टिंग हम एक बार करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में कौन सी चीज़ टैलीड गिवन होती है हमें? फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हमने पढ़ा है, उसमें कौन सी चीज़ होती है जो टैलीड होती है? जो ट्रायल बैलेंस होती है। ट्रायल बैलेंस हमारी टैली कर रही होती है, मैच होते हैं उसके टोटल, तो उसकी पोस्टिंग एक बार और एडजस्टमेंट्स की 2 बार। सेम चीज़ यहाँ पे, अगर सवाल में कोई भी टैलीड अकाउंट है, दोनों तरफ दोनों साइड मैच हो रही हैं, तो फिर हम उसको एक बार डालेंगे, एडजस्टमेंट्स 2 बार। बताओ रिसीट्स एंड पेमेंट्स की पोस्टिंग एक बार करी जाएगी कि 2? एक बार। क्यों? क्योंकि ये और ये देखो डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों मैच हो रही हैं, तो इसकी पोस्टिंग एक बार चलेगी। आ जाओ, तो मैंने बताया था रिसीव पेमेंट्स एक तरीके से क्या है? रिसीव पेमेंट्स एक तरीके से क्या है? कैश अकाउंट या कैश बुक ही है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, रिसीट्स एंड पेमेंट्स ना दगाबाज है। दगाबाज ऐसे मतलब क्या है? वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से भी बतियाता है, वो अपनी करंट गर्लफ्रेंड से भी बतियाता है, और वो अपनी होने वाली क्रश से भी बतियाता है। कहने का मतलब क्या है? वो प्रीवियस ईयर की चीज़ें भी रिकॉर्ड करेगा, वो करंट ईयर की चीज़ें भी रिकॉर्ड करेगा, और वो नेक्स्ट ईयर की चीज़ें भी रिकॉर्ड करेगा। तो प्रीवियस ईयर से मेरा मतलब है एक्स गर्लफ्रेंड, करंट ईयर से मतलब मेरा करंट गर्लफ्रेंड, और नेक्स्ट ईयर से मतलब उसका क्रश, ठीक है। प्लस ये 1 मार्कर वाली चीज़ें बता रहा हूँ जो आ जाती हैं। प्लस क्या पूछ सकता है कि इसके अंदर आइटम कौन सी आएंगी? तो इसके अंदर कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस भी आएंगी,
और रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस भी आएंगी। कैपिटल नेचर से मतलब क्या है, असेट खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो वो भी आएगा, एक्सपेंस पे कर रहे हो, इनकम रिसीव कर रहे हो वो भी आएगा। तो कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर की दोनों आएंगी। बट जब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक ऑनेस्ट गर्लफ्रेंड या ऑनेस्ट बॉयफ्रेंड है, यानी कि ये सिर्फ करंट ईयर की चीज़ों को ही रिकॉर्ड करता है, प्लस इसके अंदर ओनली एंड ओनली रेवेन्यू नेचर की आइटम्स जाती हैं। रेवेन्यू नेचर से क्या मतलब है मेरा, ओनली एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, वो भी किस साल के, ओनली एंड ओनली करंट ईयर। अगर इसमें कोई भी चीज़ पुरानी हुई, बासी हुई, या अगर इसे थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लिया तो क्या कर देगा, ये उल्टी कर देगा। ये याद करने का तरीका है बस कि बासी खाना इसको हजम नहीं होगा, पुराना खाना, पुरानी चीज़ें, और एक्स्ट्रा खाना भी ज़्यादा खिला दोगे तो भी उसको हजम नहीं होगा, दोनों टाइम पे उल्टी कर देगा। तो इसके अंदर सिर्फ करंट ईयर की इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आएंगी। और ये है हमारा हफ्सी, कुछ भी खा जाएगा, कैसा भी खा जाएगा, पुराना भी खा जाएगा, ओवर ईटिंग भी कर देगा, बस डकारे और पादे मारेगा बट खा जरूर जाएगा। ठीक है, कुछ भी हजम कर सकता है ये। ठीक है, चलो तो रिसीविंग पेमेंट्स में हमारा ये साइड आ रही है, पढ़ क्या कर रहा है, बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 15, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, कंपटीशन फीस, डोनेशन, नेट रिसीट फ्रॉम रैफल्स। रैफल्स होता है एक गेम टाइप, वहां से उनको मिला है। ठीक है, न्यू नेट्स, लाइटिंग एंड हीटिंग, स्टेशनरी, लोन पेमेंट, रिफ्रेशमेंट, वेजेस ऑफ ग्राउंड्समैन, न्यू क्रॉकरी, बैंक बैलेंस। देखो कभी कभी ना सवाल में तुम्हें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये सवाल में जो एनपीओ है उसका बिजनेस किस तरीके का है। तो सवाल अगर पढ़ो ध्यान से तो मुझे बताओ, ये तुम्हें जो एनपीओ दिख रहा है कैसा सा दिख रहा है, मतलब ये एनपीओ क्या काम कर रही होगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि ये क्या है, मॉडर्न टेनिस क्लब है, तो टेनिस की चीजें इसके अंदर जुड़ी हुई, मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो खेल कूद से जुड़ी हुई होंगी, है ना। तो देख लो, कंपटीशन करवाया, नेट रिसीट्स फ्रॉम रैफल्स, मैंने बोलता रैफल्स भी एक तरीके का गेम है, न्यू नेट, टेनिस में तो नेट चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये सब रिफ्रेशमेंट्स, बच्चे जब खेल रहे हैं तो उन्हें रिफ्रेशमेंट मिलेगी, ग्राउंड्समैन की वेजेस। तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि एनपीओ क्या कर रहा है, इसके कौन से खर्चे रेवेन्यू नेचर के होंगे, कौन से खर्चे कैपिटल नेचर के होंगे, ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए में। ठीक है, आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लब वाज फाउंडेड 4 years ago when a loan of 3 lakh was obtained from a local bank. A club house was constructed at a cost of 2,75,000 and paid for out of the loan account. तो कह रहा है 4 साल पहले क्लब बनाया गया, क्लब बनाने के लिए पैसे चाहिए थे, तुमने 3 लाख रुपए का लोन लिया एक अपने नज़दीकी लोकल बैंक से। उस बैंक से जब लोन लिया 3 लाख का, तो उससे हमने क्लब हाउस बना कितने का, 2,75,000 रुपये का। उसकी पेमेंट कहाँ से करी, उसकी पेमेंट करी हमने लोन में से जो क्लब हाउस बनवाया। ठीक है, 80,000 हैव नाउ बीन रीपेड। तो 3 लाख के लोन में से 80,000 रुपये अभी तक रीपे हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं ना कि 4 साल से लोन में कुछ भी रीपेमेंट नहीं होगी, तो 80,000 रुपये तक रीपे हो चुका है। तो इस वक्त लोन कितना होगा, 2,20,000 रुपये का लोन हमारा चला, क्योंकि 3 लाख के लोन में से 80,000 हमने रीपे कर दिए हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में चलता है इसमें से माइनस करो, अरे भाई इतने का तो क्लब हाउस बना है, लिया लोन 3 लाख का था तो लोन रीपे करते हैं। ये थोड़ी कहते हैं कि बैंक 2,75,000 ही बने तो 25 वापस ले जा प्लीज, नहीं, एक बार उसे 3 लाख डिस्बर्स कर दिए तो डिस्बर्स कर दिया, अब वो पूरा 3 लाख ही वापस मांगेगा, ये नहीं कहेगा 25,000 रुपये अब वापस लूंगा मैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 15 पे गेम्स इक्विपमेंट शोड अ बैलेंस ऑफ 36,000, क्रॉकरी एट 2,250, ऑन 31 March 16 इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1,400 वॉज आउटस्टैंडिंग एंड 1,800 वर ओइंग टू द पार्ट टाइम ग्राउंड्समैन। राइट ऑफ 25% फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस ऑन गेम्स इक्विपमेंट एंड रीवैल्यू द क्रॉकरी 2,000 इंक्लूडिंग एडिशंस। आगे डोनेशंस एंड एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, अब सवाल शुरू करने से पहले हम वही रूल फॉलो करेंगे जो फाइनल अकाउंट्स में करते थे कि जो आइटम एडजस्टमेंट में दिए उस आइटम का ऊपर के किसी आइटम से ताल्लुक होगा, रिश्ता होगा, हमें क्या करना है, वहाँ पे स्टार डालना है। ठीक है, तो यहाँ ढूंढते हैं कौन सी चीज़ है जो ऊपर मिल जाएगी उसके ऊपर स्टार लगाना है। तो सबसे पहले क्लब बना 3 लाख रुपए का लोन लेके, तो लोन के रिलेटेड कुछ है, लोन पेमेंट है, तो मैंने यहाँ स्टार लगा दिया। लो अगला, हमने क्लब हाउस बना 2,75,000 रुपये का, उसमें से 80,000 रुपये हो चुके हैं लोन में से। क्लब हाउस के बारे में कुछ है,
चेक कर लो। नहीं, आगे बढ़ो। 1 अप्रैल पे कह गेम्स इक्विपमेंट का 36,000 का बैलेंस है और क्रॉकरी 2250 की है। गेम्स इक्विपमेंट है कुछ, क्रॉकरी तो दिख रहा है, गेम्स इक्विपमेंट नहीं दिख रहा। कोई नहीं, गेम्स इक्विपमेंट में वैसे नेट आ जाएगा। अगला क्या है? ऑन 31 मार्च 16 एन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1400 वॉज आउटस्टैंडिंग एंड 1800 वर ओइंग टू द पार्ट टाइम ग्राउंड्समैन। 1400 रुपये ईयर एंड पे बिजली के बिल के बच रहे थे और जो ग्राउंड्समैन है, जो ग्राउंड को साफ वाफ करता, देखभाल करता है, उसकी कितनी 1800 रुपये की सैलरी पेंडिंग चल रही है। कहीं ऊपर है पेमेंट्स में वेजेस ऑफ ग्राउंड्समैन और कुछ लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग मतलब वही बिजली। राइट ऑफ 25% फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस ऑन गेम्स इक्विपमेंट एंड रीवैल्यू द क्रॉकरी 2000। तो कह रहा है गेम्स इक्विपमेंट का जो ओल्ड बैलेंस है, पुराना बैलेंस, यहाँ पे है कोई पुराना बैलेंस, न्यू नेट तो नए हो गए, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है। जो ये गेम्स इक्विपमेंट दिया है ना, ओल्ड पहले का है ये, 1 अप्रैल 15 का ना। देखो हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 16। तो वो कह रहा है ओल्ड बैलेंस में 25% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, कह रहा है रीवैल्यू करो क्रॉकरी को 2000 पे। तो जी क्रॉकरी ये रही, इसके को हमने रीवैल्यू करना है। ओके, आगे क्या बोलता है? कह रहा है डोनेशंस एंड इंटरेस्ट फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज से मतलब होता है उसको बैलेंस शीट में दिखाना है एज लायबिलिटी। तो डोनेशंस एंट्रेंस फीस, इस पर भी स्टार्ट डल गया, सारा काम हो गया। कोई नहीं, हटा देंगे, वो नहीं है प्रॉब्लम। हाँ हाँ, चलो जी शुरू करते हैं। हमें अपने पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट बनाना है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये चीज़ तो पता ही नहीं चली, ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी या नहीं? हाँ या ना? ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए बनेगी। कैपिटल फंड नहीं है यहाँ, क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ मिलेगी नहीं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड यहाँ मिलेगी, यहाँ पे भी नहीं है। तो हमने इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ बनाना है। आ जाओ। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बनाओ बैलेंस शीट करंट ईयर की। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 16। ये स्लाइड बड़ी बनाना, आइटम ज़्यादा हैं। और बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 15। चलो शुरू करते हैं। अब पहले क्या पोस्ट करें, रिसीव पेमेंट्स या एडजस्टमेंट? पहले रिसीव एंड पेमेंट्स पोस्ट करेंगे और स्टार देखते ही सीधा एडजस्टमेंट पूछ जाएंगे ना, क्योंकि मिट जाएगी उसके बाद, है ना। स्टार देखते ही जितने स्टार डले हैं उतनी लाइन छोड़ देंगे बस। तो सबसे पहले आ रहा है बैंक बैलेंस 1/4/2015 13,950। कहाँ डाले? बैलेंस 1 अप्रैल 15 का दिया है बैंक का, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो क्योंकि पिछले की फिगर, तो पिछले की बैलेंस शीट में डालो, ये हमारी असेट्स है, यहाँ डालो बैंक 13,950।
आगे एक नेक्स्ट आ रहा है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के बारे में उसने सिर्फ इतना बोलता है इसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना मतलब है इसको बैलेंस शीट में दिखाना है एज अ लायबिलिटी। तो एक ऑप्शन तो है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तौर पे दिखा दो, या दूसरा ऑप्शन है कि बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर देना। ठीक है, मर्जी तुम्हारी, तुम्हें क्या करना है तो बताओ क्या करना चाहोगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाना है कि बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करके दिखाना है? लायबिलिटी करके दिखाना, लायबिलिटी करके दिखा दो। कौन सी बैलेंस शीट में डालूं, करंट ईयर की या प्रीवियस ईयर की? करंट। क्यों करंट? इस साल मिली है, ये इस साल के रिसीव पेमेंट्स में आ रहा है, मिली इस साल है तो भैया इस साल की बैलेंस शीट में जाएगी। कॉमन सेंस। मैं इसलिए कंफ्यूज करता हूं क्योंकि एग्जाम में तुम खुद को कंफ्यूज करोगे कहाँ डलेगी कहाँ नहीं डलेगी। तो एंट्रेंस फीस बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कैपिटल फंड डाल के उसमें ऐड कर सकते हो 3000। चलो अगला आ रहा है सब्सक्रिप्शन 58,000। सब्सक्रिप्शन पे कोई स्टार नहीं है, कहाँ डाले सब्सक्रिप्शन? इनकम। तो एनपीओ के लिए ये साइड होती है एक्सपेंडिचर की और ये साइड हुई इनकम की। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। बैलेंस शीट की कौन सी डेबिट साइड होती है? बैलेंस शीट की डेबिट साइड कौन सी होती है? कोई डेबिट साइड नहीं होती, क्योंकि डेबिट साइड होने के लिए अकाउंट होना पड़ता है। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है। ठीक है, चलो किसी किसी को तो अब ये याद रहना शुरू हो गया है। तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, 58,000 की सब्सक्रिप्शन दिखा रहा था। अगला ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट कंपटीशन फीस। टेनिस क्लब ने कंपटीशन करवाया होगा, बताओ ये कंपटीशन फीस कहाँ डाले? इनकम की लायबिलिटी। बाकी लोगों के पास जुबान नहीं है, अपना आप नहीं है बुद्धि, एक ही आंसर पे स्टिक रहे सारे। एक टेनिस क्लब है, टेनिस क्लब ने कॉम्पिटिशन्स करवाए होंगे, कॉम्पिटिशन्स करवा के फीस आई, वो है 2550। कहाँ डालें? इनकम। एक्सपेंस बोल दे, बोल दे एक्सपेंस। रिसीट साइड पे आती हुई चीज को एक्सपेंस बोल दे कि अंदर आ रहा है और एक खर्चा है। 2550। अगला डोनेशंस 5000, इस पर स्टार डाला हुआ है। डोनेशंस के बोल रहा था कैपिटलाइज कर देना, मतलब बैलेंस शीट में दिखा देना एज ए लायबिलिटी। कौन सी बैलेंस शीट में दिखाएंगे? करंट ईयर। क्यों करंट ईयर? क्योंकि करंट ईयर रिसीव पेमेंट से हमें मिल रहा है 5000 रुपये। अगला नेट रिसीट्स फ्रॉम रैफल्स 23,390। रैफल्स कोई गेम है, उन्होंने वो करवाया, उससे नेट मिला। नेट का मतलब है खर्चे वर्चे माइनस करने के बाद नेट पैसा इतना मिला। कहाँ डाले? इनकम 23,290। अगला न्यू नेट्स, ये तो कर दिया नेट। टेनिस क्लब के लिए नेट क्या होना चाहिए? एक असेट। कौन सी बैलेंस शीट में डालें असेट? करंट ईयर में 25,000 रुपये। तो करंट की बैलेंस शीट न्यू नेट्स, इस पर स्टार डाला हुआ, स्टार की जरूरत नहीं, वैसे हटा सकते हैं। 25,000 रुपये सीधे सीधे बाहर डाल दो, नेट पे स्टार हटा सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लाइटिंग एंड हीटिंग। पेमेंट करिए ये, क्योंकि पेमेंट साइड पर है। लाइटिंग एंड हीटिंग 7,830, कहाँ डालें? एक्सपेंडिचर 7830, उस पर स्टार डाला हुआ है तो एक लाइन छोड़ देना। लाइटिंग एंड हीटिंग कितना? 7830। अगला स्टेशनरी 3340,
कहाँ डाले स्टेशनरी, एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी 3340, ठीक है। आगे स्टेशनरी के बाद है हमारे पास लोन पेमेंट। लोन की रीपेमेंट करी, कहाँ डालें, लोन रीपे करा, कहाँ डालें, लोन हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। लोन रीपे करने से लाइबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, तो कहाँ डालें, लोन में से माइनस हो जाएगा। और लोन कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ रहा होगा कुछ लोन, हमें नहीं पता कितना, उसमें से रीपे कर दिया 20,000। लोन कितना भी नहीं पता, बट लोन रीपे करने से ही यहाँ आ जाएगा। अगर लोन पे इंटरेस्ट होता तो वो डालेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में एज एक्सपेंस। लोन का जितना भी प्रिंसिपल होता है वो कभी भी बैलेंस शीट में के अलावा कहीं और नहीं जाता, क्योंकि जब लोन लिया था तभी तो लाइबिलिटी में डाला था प्रिंसिपल अमाउंट। तो जब लोन रीपे करेंगे तो कहाँ से माइनस होगा, प्रिंसिपल अमाउंट लाइबिलिटी से ही माइनस होगा। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो अलग से ऐड ऑन होती है, वो खर्चा है, वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर या इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर। और अगर इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस में जाएगा, इनकम एक्सपेंस में जाएगा। मतलब क्यों, पे हो चुका है पहली बात, तो लाइबिलिटी क्यों दिखा रही है। अगर रिसीव पेमेंट्स मारते मतलब पेमेंट हो गई ना, तो फिर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी क्यों दिखानी, पे होगी फिर भी लाइबिलिटी दिखाएंगे। आगे क्या क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट्स। टेनिस क्लब ने रिफ्रेशमेंट्स के ऊपर खर्चा किया, पेमेंट करी, कहाँ डालें, एक्सपेंडिचर 18,070। बस ये लास्ट सवाल है, मुझे अब बैठा भी नहीं जा रहा। रिफ्रेशमेंट्स 18,070। अगला वेजेस ऑफ ग्राउंड्समैन 24,000। ये बताओ पे करी या नहीं करी, वेजेस ऑफ ग्राउंड्समैन 24,000 पे करी या नहीं करी, कर दी। कैसे पता, पेमेंट्स में आ रहा है। तो 24,000 रुपये कहाँ डालूँ, ग्राउंड्समैन की वेजेस, एक्सपेंडिचर, उस पर स्टार डाला हुआ है, एक स्टार डाला है मैंने, एक लाइन छोड़ दी। आगे न्यू क्रॉकरी कहाँ डालें, टेनिस क्लब के लिए क्रॉकरी तो ज़रूरी काम में है ही नहीं। टेनिस क्लब तो उनसे वो खेलेगी टेनिस, या उनसे फ्रिस्बी बना के खेलेगी क्रॉकरी की प्लेटों की बना के। असेट, क्रॉकरी हमारे लिए एक असेट है, 3550। तो एक पहले ना ओल्ड क्रॉकरी भी है सवाल में, मैं ओल्ड क्रॉकरी लिख रहे छोड़ रहा हूँ, फिगर बाद में लिखेंगे, प्लस कर दो उसमें न्यू क्रॉकरी। थ्री 3550, दो लाइन छोड़नी है, 3550। तो देखो मैंने क्या किया, एक लाइन मैंने ऊपर छोड़ी है, एक लाइन मैंने नीचे छोड़ी है, ठीक है, दोनों छूट गई, दो लाइन छोड़नी है। आगे बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 16 इज 4,000। क्या करें, बैंक बैलेंस साल के एंड पे 4,000, ये हमारे लिए असेट है, डाल दो करंट ईयर की बैलेंस शीट में। बैंक 4,000, ये इस साल के एंड पे तो इस साल की बैलेंस शीट में जाएगा असेट। तो देखो हमने अभी तक इन सभी की सिंगल पोस्टिंग ही करी, किसी की भी डबल पोस्टिंग नहीं करी है। अब एडजस्टमेंट्स पे आ रहे हैं, इनकी डबल पोस्टिंग होगी। तो कह रहा है क्लब 4 साल पहले बनाया गया था, लोन लिया था हमने इसके ऊपर 3 लाख रुपए का, और उससे हमने क्लब हाउस बनाया था। तो बताओ क्या ये क्लब हाउस अभी भी होगा, होगा, तभी तो टेनिस क्लब चल रहा है, वरना क्लब चल ही कैसे रहा होगा, अगर तोड़ दिया होगा तो बेच दिया होगा। तो क्लब हाउस 2,75,000 का हमारे पास इस साल होगा क्या, पिछले साल रहा होगा,
रहा होगा। तो इसकी 2,75,000 की डबल पोस्टिंग दिख रही है कहाँ? एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि पिछले साल भी था और इस साल भी है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दो क्लब हाउस 2,75,000 और नीचे भी डालो क्लब हाउस 2,75,000। अच्छा, उसने लोन भी तो लिया था, ये लोन भी तो लाइबिलिटी में जाना चाहिए। ठीक, तो बताओ पिछले साल लोन कितना दिखाऊं? 3,00,000। पिछले साल कितना लोन दिखाऊं? नालायकों, 3,00,000 का लोन था, उसमें से 80,000 रीपे हो चुके हैं। अरे अब कब हुए? कब हुआ? इस साल हो सकता है ना, ये कहना चाह रही है ना तो कि इस साल हो सकता है ना। अगर इस साल होता तो ये 80,000 यहाँ नहीं होता। बात तो सही है। तो ये 3,00,000 में से 80 कब रीपे हुए? पहले। उसमें से इस साल सिर्फ 20 रीपे हो रहे हैं, क्योंकि अगर 80 रीपे होते तो यहाँ मिल जाता। करेक्ट। तो 3,00,000 में से 80 रीपे हो चुके हैं। तो पिछले साल तक, मतलब इस साल की शुरुआत में 2,20,000 का लोन चल रहा था। ठीक, और ये दूसरी पोस्टिंग जाएगी, ये रहा देखो, यहां पे जगह छोड़ रखी थी। 2,20,000 का लोन माइनस 20,000 जो करंट में रीपे करा, तो लोन कितना रह गया अब? 2,00,000। जैसे ही तुम राउंड फिगर देखते हो खुश रहते हो, हाँ हाँ अब ये सही होगा हमारा ट्रीटमेंट। कई बार ऐसा नहीं होता, तो ध्यान रखना। तुम लोगों की एक हैबिट है, राउंड फिगर देखी 2,20,000 में से 20 सही तो माइनस हो रहा है, एक राउंड फिगर पहुंच रही है। हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इन चीज़ों को लाइटली मत लेना। अगला, तो देखो 3,00,000 माइनस 80, 2,20,000 की दो पोस्टिंग हो चुकी है। 2,20,000 एक तो ये आ रहा है और एक नीचे डाल दिया हमने, और दूसरा क्लब हाउस 2,75,000, इसकी भी दो पोस्टिंग, दोनों बैलेंस शीट में डाल दिया, डबल पोस्टिंग हो गई। आगे 1 अप्रैल 15 पे गेम्स इक्विपमेंट शोड अ बैलेंस ऑफ 36,000। 1 अप्रैल 15 पे गेम्स इक्विपमेंट 36,000 का था और क्रॉकरी 2,250 की थी। 1 अप्रैल 15 का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर, क्योंकि करंट है तो 31 मार्च 16 पे खत्म हो रहा है। तो 1 अप्रैल 15 मतलब यही डेट है, क्योंकि अगली तारीख तो 1 अप्रैल ही ना, मार्च के बाद अगली। तो गेम्स इक्विपमेंट वो बोल रहा है एक क्लब के लिए तो असेट होंगे ना गेम्स इक्विपमेंट, तो गेम्स इक्विपमेंट 36,000 का असेट, साथ साथ क्रॉकरी भी है इसके पास इस दिन पे। क्रॉकरी कितने की भैया जी? 2,250। अब क्या ये गेम्स इक्विपमेंट और क्रॉकरी बेच दी? कैसे पता नहीं बेची? कैसे पता नहीं बेची? अच्छा, कहीं एडजस्टमेंट में नहीं दिया। अगर बेचा होगा तो वो यहां मिलेगा, रिसीट साइड पे पैसा आ रखा है, सेल ऑफ गेम्स इक्विपमेंट, सेल ऑफ क्रॉकरी। नहीं बेचा मतलब साल के आखिरी में होगा या नहीं होगा। तो जो साल के आखिरी वाली बैलेंस शीट है इसमें देखो, ओल्ड क्रॉकरी हमने लिख रखा है ना, तो ओल्ड क्रॉकरी पहले कितने की है ये? 2,250। तो ओल्ड क्रॉकरी 2,250 की दूसरी पोस्टिंग ये हो गई। नई क्रॉकरी और खरीदी हुई हमने, इसको भी और बचा हुआ बाद में करेंगे। दूसरी चीज गेम्स इक्विपमेंट भी है, तो गेम्स इक्विपमेंट इनर कॉलम में लिखना 36,000 अंदर के साइड। ठीक है। अगला, ऑन 31 मार्च 16 एन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1,400 वॉज आउटस्टैंडिंग एंड 1,800 वर ओइंग टू द पार्ट टाइम ग्राउंड्समैन। 31 मार्च 16 पे बिजली का बिल 1,400 आउटस्टैंडिंग था और 1,800 रुपये ग्राउंड्समैन के आउटस्टैंडिंग थे। ठीक है, तो हमने 31 मार्च 16 मतलब करंट ईयर के एंड पे इतना पेमेंट नहीं करा, कहाँ डालें? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड होगा। इनकम एंड एक्सपेंचर में उन खर्चों में ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने अब भी डिस्कस किया था कि इनकम एंड एक्सपेंचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें आती हैं। और कौन सी चीज़ें? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की, यानी कि इनकम्स और एक्सपेंसेस, बिजली का बिल पे करना और ग्राउंड्समैन की सैलरी पे करना, ये क्या है? खर्चे, और खर्चे करंट ईयर के ही हैं। तो करंट ईयर के जो हमने ये इनकम एक्सपेंचर डाल रखा है इसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी।
कितना है ये 1400, और आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है ग्राउंड्समैन की 1800, 25,800। तो ये दोनों की डबल पोस्टिंग भी होनी है। अभी सिर्फ सिंगल सिंगल पोस्टिंग हुई है इनकी, यहाँ डाला। दूसरी पोस्टिंग कहाँ डालूं? बैलेंस शीट में लायबिलिटी। कौन सी बैलेंस शीट? करंट ईयर या प्रीवियस ईयर? करंट ईयर, क्योंकि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 1400, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1800। आगे, राइट ऑफ 25% फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस ऑन गेम्स इक्विपमेंट अकाउंट एंड रीवैल्यू द क्रॉकरी 2000। तो जो ओल्ड बैलेंस है, पुराना बैलेंस है गेम्स इक्विपमेंट का, उसमें से 25% राइट ऑफ करना है। मतलब 25% अपने तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और कह रहा है रीवैल्यू करो क्रॉकरी को एट 2000 इंक्लूडिंग एडिशंस। मतलब पुरानी क्रॉकरी और नई क्रॉकरी मिला के उसकी वैल्यू सिर्फ 2000 है। ठीक है, आओ जी। तो गेम्स इक्विपमेंट हमने देखो यहाँ लिख रखा है करंट बैलेंस शीट में। कह रहा है इस पर 25% डेप्रिसिएशन लगा दो। तो माइनस करो इसमें से डेप्रिसिएशन एट द रेट 25%, 9000, तो बाहर आ जाएगा 27,000। अब इसकी दूसरी पोस्टिंग कर रहे हैं। साथ साथ उसने बोलता कि जो क्रॉकरी है पुरानी और नई मिला के इसकी वैल्यू सिर्फ 2000 है। हमारी बुक्स में कितने रिकॉर्डेड है देखो, 2250 की पिछले साल की और करंट ईयर की 3550। हम मान के बैठे हमारी क्रॉकरी है 5800 की, बट सवाल कह रहा है नहीं जी 5800 की नहीं है, इसकी वैल्यू सिर्फ कितनी है 2000। तो बाहर लिखो 2000, यानी कि हम कितने से ज़्यादा रिकॉर्ड करके बैठे हैं 3800। तो कह रहे हैं उतने से उसको राइट ऑफ कर दो। 3800 हमने राइट ऑफ कर दिया। तो अब इस 3800 की और इस 9000 की डबल पोस्टिंग होगी। इसकी मत कर देना 2000 की, हिडन एडजस्टमेंट है कि इसकी डबल पोस्टिंग करनी है, 2000 की नहीं करनी है। तो इन दोनों की डबल पोस्टिंग कहाँ डालूं? एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारी डेप्रिसिएशन एक खर्चा है और क्रॉकरी राइट ऑफ करना भी खर्चा ही है। तो डेप्रिसिएशन ऑन गेम्स इक्विपमेंट 9000 और क्रॉकरी 3800। आगे क्या बोल रहा है? चलो लास्ट 5वां पॉइंट हमने कर लिया था। 5वां पॉइंट बोलता है डोनेशन इंटरेस्ट फीस आर टू बी कैपिटलाइज, वो हमने कर दिया। चलो तो सारा काम हो गया। अगर तुम ये सारे रूल्स फॉलो करोगे तो तुम्हारे इतने नंबर अब पक्के हो गए। अब भले ही छोटा मोटा लास्ट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस गलत हो जाए या बैलेंस शीट टोटल गलत हो जाए, तुम्हारे मार्क्स बहुत कम कटेंगे क्योंकि तुमने सारे स्टेप्स फॉलो कर दिए। ठीक है, अब यहां से निकाल सकते हो सरप्लस या लॉस। तो देखो इनकम ज़्यादा हुई, एक्सपेंस कम हुए, तो यहाँ पे सरप्लस आ जाएगा, प्रॉफिट है। अगर खर्चे ज़्यादा हुए, इनकम कम हुई, तो लॉस आ जाएगा, यानी कि डेफिसिट हो जाएगा। चेक करना क्या आ रहा है। कैपिटल फंड निकाल दिया, कितना आ रहा है कैपिटल फंड? 107,200। ओके जी, तो यहाँ से हम कैपिटल फंड निकाल देंगे। कैसे? ये ऐड करो, ये माइनस कर दो, तो कैपिटल फंड 107,200। टोटल डाल देना दोनों साइड का, एक ही मैच होगा। इस कैपिटल फंड की भी डबल पोस्टिंग होगी। कहाँ डाले? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कैपिटल फंड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये बनाई इसी लेती ताकि यहाँ से कैपिटल फंड निकाल के डाल सके। कैपिटल फंड 107,200। ठीक है, अच्छा अब इसको क्लोज करो, इनकम एंड एक्सपेंचर को देखना। इनकम बढ़ी है, एक्सपेंस क्या आ रहा है? सरप्लस या डेफिसिट? सरप्लस। सरप्लस मतलब प्रॉफिट। कितना? 14,600।
दोनों से टोटल अब मैच हो जाएगा। ये 14,600 कहाँ डालें, डबल पोस्टिंग इसकी भी होगी, प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। कितना हो गया जी? आई थिंक 1,21,800 आ रहा है मेरा, तो चेक करना। हाँ 1,21,800 ही आ रहा है। अब चेक कर लो बैलेंस शीट मैच हो रही है नहीं हो रही। ये हमारी लायबिलिटीज़ है, ये असेट साइड है। निकाल दो भैया, निकाल दो जल्दी। तो 3,33,000 बोलना नहीं आता? 3,33,000 3,33,000। अच्छा, कल मेरे पास एक महानुभाव स्टूडेंट का डाउट आया, कहता है कि सर क्या हम ऐसे जैसे एल लिखते हैं, क्या ये एग्जाम में एल लिख सकते हैं? तो आंसर इज नो, हम 3,33,000 को ऐसे 3.33 एल करके नहीं लिख सकते। उस महानुभाव का दूसरा डाउट था, क्या सर 3,33,000 में कॉमास लगाने चाहिए हमें, या लगाने के मार्क्स कटेंगे क्या? बताओ। और ये डाउट फाउंडेशन लेवल पे नहीं आया, इंटरमीडिएट लेवल पे आया ये डाउट कि 3,33,000 जो ये फिगर्स लिख रहे हैं हम लैक्स में, क्या इनमें कॉमा लगाना चाहिए, लगाने के मार्क्स तो नहीं कटेंगे? डाउट देख रहे हो किस लेवल के हैं, इंटरमीडिएट के बच्चों के। बताओ भाई जवाब क्या है इसका? कुछ नहीं कटेगा, कॉमा लगाओ ना लगाओ कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहां से हमारा ये वाला सवाल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, अभी मेरे को फीवर बहुत है। तो बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछे तो बताओ। कोई डाउट? चलो जी, तो फिर आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।